जून के महीने की 25 तारीख की काली रात देश को आपातकाल और सेंसरशिप के हवाले कर नागरिकता अधिकार छीन लिए गए। राजनीतिक विरोधों को उनके घरों से निकालकर जेलों में ठूंस दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप का ताला जड़ दिया गया। पत्र पत्रिकाओं में वही छपता और आकाशवाणी पर वही प्रसारित होता जो सरकार दिखाना चाहती। प्रकाशन से पहले सामग्री को सरकारी अधिकारियों के पास सेंसरशिप के लिए भेजना पड़ता। जी हाँ, आज आपको बोलती हुई कहानी सुना रहा हूँ इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की। हुआ ये था कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर पहुँचते ही गुस्से में यह देश छात्रों में अपनी उम्मीद ढूंढने लगा। छात्र युवा 72 साल के बुजुर्ग समाजवादी सर्वोदयी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे अहिंसक और अनुशासित तरीके से लामबंद हो गया। गुजरात और बिहार की परिधि को लांघते हुए पूर्ण क्रांति आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में जंगल की आग की तरह फैलने लगा। इस आंदोलन ने न सिर्फ राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बल्कि केंद्र की सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी सरकार को भी भीतर से झंझोर कर रख दिया। दिन 12 जून साल 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा का ऐतिहासिक फैसला आता है। जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के साथ ही उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी थी। वह लोकसभा जा सकती थी लेकिन वोट नहीं डाल सकती। इंदिरा गांधी के पद नहीं छोड़ने की स्थिति में अगले दिन 25 जून को जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की पंक्तियां सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्घोष किया, जिसके बाद पूरी जनता उनके पीछे सुर से सुर मिलाने लगी। जेपी ने अपने भाषण में कहा, मेरे मित्र बता रहे हैं मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि हमने सेना और पुलिस को सरकार के गलत आदेश को नहीं मानने का आह्वान किया है। मुझे इसका डर नहीं है और मैं आज इस रैली में भी उन सब से आह्वान करता हूं, दोहराता हूं ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग उसे सुन सकें। मैं आज फिर सभी पुलिस कर्मियों और जवानों से आह्वान करता हूं कि सरकार के आदेश को न माने क्योंकि सरकार ने शासन करने की वैधता कब की खो दी है। इस आंदोलन की आग की झुलसन में झुलसती इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी, कानून मंत्री हरिराम गोखले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे जैसे कुछ खास सलाहकारों से मंत्रणा के बाद आंतरिक उपद्रव की आशंका के मद्देनजर संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल करते हुए आधी रात को तात्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से देश के आंतरिक आपातकाल लागू करने का फरमान जारी कर दिया। दिन 26 जून साल 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचकर देश को संबोधित किया। उन्होंने आपातकाल के पीछे आंतरिक अशांति की वजह बताया। इंदिरा गांधी ने जनता से कहा कि सरकार ने उसके हित में कुछ प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत की है लेकिन इसके खिलाफ गहरी साजिश रची गई, इसलिए उन्हें आपातकाल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। उस समय के एक अखबार ने इस घटना पर कार्टून प्रकाशित किया जिसकी बहुत चर्चा होती है। कार्टून में फखरुद्दीन अली अहमद को नहाते हुए अध्यादेश पर दस्तखत करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अखबार तो बाद में फिर से छपने लगे लेकिन उनमें क्या छपता है यह पहले सरकार को बताना पड़ता था। इमरजेंसी का विरोध करने वालों को इंदिरा गांधी ने जेल भेज दिया। 21 महीने में 11 लाख लोगों को जेल में कीड़े मकोड़ों की तरह ठूंस दिया गया। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की गई। आपातकाल को संविधान के अनुसार लिया गया
फैसला बताते रहे, लेकिन वास्तव में उन्होंने 1975 में संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार का दुरुपयोग ही किया था। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के लिए 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं जिसे आप बाहरी आक्रमण कह सकते हैं। दूसरा तर्क, यदि देश की शांति भंग होने की स्थिति पर निर्भर हो जाए। इन 2 तर्कों के आधार पर ही भारत की राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो देश में शांति भंग होने के ही तर्क दिए गए थे, लेकिन एक्सपर्ट आज भी इसे केवल दावा ही मानते हैं। हवालातों में भी लोगों को प्रताड़ित करने की लंबी फहरिस्त है। पुलिस द्वारा जेल में दमन का शिकार अक्सर वो कार्यकर्ता हुआ करते थे जो सत्याग्रह का संचालन करते हुए प्रचार प्रसार की सामग्री तैयार करते थे या बांटते थे। पुलिस अत्याचारों की बहुत सी मिसालें हैं। सत्याग्रहियों और भूमिगत कार्यकर्ताओं को उनके सहयोगियों के नाम जानने, उनके ठिकानों का पता लगाने, उनके कामकाज की जानकारी हासिल करने के लिए जमकर प्रताड़ित किया जाता था। रात को भी सोने न देना, खाना न देना, प्यासा रखना या बहुत भूख रखने के बाद बहुत सारा खाना खिलाकर किसी तरह से आराम न करने देना, घंटों तक खड़ा रखना, डराना, धमकाना, हफ्तों हफ्तों तक सवालों की बौछार करना आपातकाल में जैसे लाजमी बन गया था, आम हो गया था। इस तरह इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया। इन सभी काले कारनामों के कारण जनता ने 1977 में एकजुट होकर न केवल कांग्रेस बल्कि इंदिरा गांधी को धूल चटा दी। इस तरह जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था और मजबूत कर दिखाई थी। आज इमरजेंसी को भूलने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें उन काले दिनों के अनुभवों को नहीं भूलना चाहिए। उन अनुभवों से ही हम वे सबक सीखते हैं जिससे हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत बनेगा। आज इमरजेंसी की 45वीं बरसी है। ट्विटर पर इमरजेंसी ट्रेंड कर रहा है। अगर जानकारियों से भरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। शुक्रिया।